अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MCM 301 डिस्कस करने वाली हूँ, थीम नंबर 9 to 11 तक। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 9 का जो बेसिक थीम है वो है प्राइस एंड प्राइसिंग। अब बेसिकली इसमें इन्होंने दो डिफ्रेंसिएशन दिए हैं, प्राइस का और प्राइसिंग का। जो प्राइस है उसका जो सेकेंड P है उससे आप मार्केटिंग मिक्सिंग का एक क्रूशियल जो है वो एस्पेक्ट कह सकते हैं, जो कि इन्वॉल्व है डिटरमाइन करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू है मार्केट के अंदर। उसके अलावा ये जो है वन वे एक्सचेंज नहीं है, ये एक रेसिप्रोकल फ्लो है वैल्यूज़ का मार्केटिंग प्रोसेस में। उसके अलावा जो प्राइस को अगर हम डिफ़ाइन करें प्राइस को, तो वो टू वेज़ में डिफ़ाइन हो सकता है। फर्स्टली ये कि जो प्राइस है वो एज अ मनीटरी अमाउंट डिस्कस कर सकते हैं कस्टमर के पे के लिए, मतलब कि किसी प्रोडक्ट के लिए जो मनीटरी अमाउंट है जो कस्टमर पे कर रहा है एज अ लाइक इन दैट फॉर्म। और जो सेकेंडली है वो एक मतलब कॉमोडेटिव वैल्यू के तौर पे कर सकते हैं, जिसमें कि टाइम और एफर्ट्स वगैरह इंक्लूड हैं। जो कस्टमर है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब कि अपने मतलब बेनिफिट्स गेन करने के लिए अपने टाइम और एफर्ट्स वगैरह जो है वो सेक्रीफाइस करें किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। सेकेंडली उन्होंने डिस्कस किया है व्हाट इज़ प्राइसिंग। सो अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब कि अप्रोप्रिएट प्राइस सेट करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के। उसके अलावा इसको डिटरमाइन मतलब प्राइस डिटरमाइन करने से पहले इस पर दो फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। एक प्राइस सीलिंग है जो कि अपर लिमिट है, मतलब कि जो कि लाइक अपर लिमिट कस्टमर्स के मतलब जो कि अफोर्ड कर सकते हैं एक लाइक हैवी प्राइस पे करने पे, उसको कंसीडर करता है। और दूसरा जो है वो मिनिमम प्राइस रिक्वायर है, मतलब कि जो मिनिमम प्राइस रिक्वायर होते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को मतलब कि उसके प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए, वो है हमारा प्राइस फ्लोर। अब इसमें जो है कंपनीज़ वो ऑपरेट करती हैं डिफरेंट किस्म के रेंजेस को, मतलब कि टू लिमिट्स के दरमियान में जो कंपनीज़ हैं वो प्राइस की लिमिट्स को अरेंज करती हैं। फर्दर अगर इस डायग्राम पे आ जाएं तो इस डायग्राम में उन्होंने इलस्ट्रेट किया है विजुअली का कॉन्सेप्ट, विजुअलिटी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्राइस सेलिंग है उसको लेफ़्ट साइड पे दिया है, मतलब कि जो रिप्रेजेंट कर दिया मैक्सिमम वैल्यू को किसी भी कस्टमर की जो कि विलिंग टू पे, मतलब कि जो पे करना चाह रहा है। और जो प्राइस फ्लोर है राइट साइड पे, उस पर उन्होंने सिग्निफाई किया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। और अब इनका जो स्पेस है इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में जो स्पेस है वो मतलब कि जहाँ पे कंपनीज ऑपरेट कर रही है स्पेस को, उसको बेसिकली उन्होंने अकाउंट का मतलब उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्राइसिंग के डिसीजंस में। अब अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या कि जो प्राइस का एलिमेंट है वो मार्केटिंग में मतलब कि जनरेट कर रहा है प्रॉफिट को, उसके अलावा जो है वो कंपोनेंट्स को भी जनरेट कर रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट्स है या प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रमोशंस वगैरह हैं। अच्छा, फर्दर इसमें उन्होंने डिस्कस किया फैक्टर फैक्टिंग, जो मतलब कि जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर रहे हैं प्राइसिंग को। तो इसमें 6 पॉइंट्स है बेसिकली जो उन्होंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर लें तो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात की, जो कि हम इनकम्पस कर दिया, मतलब कि जो मार्केट सेगमेंट है उनको चूज़ करने में उसकी वैल्यूज़ को, प्रोपोजिशंस को, उसके अलावा उसकी जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज़ है उनको भी इसमें काफ़ी मेंशन किया है। सेकेंडली उन्होंने बात की है वैल्यू प्रपोजिशन की, जो कि मोर फॉर मोर है या मोर फॉर सेम या मोर फॉर लेस में जो है वो मतलब इन्फ्लुएंस कर रही है। फर्दर ये उन्होंने कहा है इसी पॉइंट में ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कि जो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी हद तक जो प्राइसिंग के डिसीजन उन पर इम्पैक्ट कर रही है। सेकेंडली उन्होंने बात किया टाइप ऑफ डिमांड की। सो इसमें उन्होंने कहा है कि जो प्राइस की इलास्टिसिटी है, मतलब कि जो डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइस की डिमांड्स को प्रोडक्ट की, वो भी एक सेंसिटिवली मतलब प्राइस चेंजेस ला रहे हैं, उसमें सेंसिटिव प्राइस चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा इसमें हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लग्जरी आइटम्स हैं जो कि आप कह लें कि सिग्निफिकेंटली जो है वो डिमांड में चेंजेस लेके आ रहे हैं, प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रही है। उसके अलावा जो लेस इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें नेसेसिटीज़ वगैरह एक्सपीरियंस है मिनिमल डिमांड के, और उसमें जो प्राइस शिफ्ट जो है उसमें चेंजेस आ रही हैं। थर्डली उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे टाइप ऑफ मार्केट्स। और टाइप ऑफ मार्केट की बात करें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं वो मैटर करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा उन्होंने मोनोपोली की बात की है, मतलब कि सिंगल सेलर की बात की है, डुअल पोली की बात की है, मतलब कि जो है हमारे टू सेलर्स। उसके बाद उन्होंने ओलीपोली की
ओलिगोपोली की, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्यू सेलर्स हैं, मतलब कुछ। फर्दर उन्होंने बात की है मोनोपोलिस्टिक की, सो कंपटीशन की, जिसमें कि जो काफ़ी सेलर्स हैं, मतलब कि जो मतलब डिफरेंट पोजीशंस रखते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। परफेक्ट कंपटीशन की बात की, जिसमें कि काफ़ी सेलर्स जो बायर्स हैं वो मतलब इंडिविजुअली इन्वॉल्व हैं प्राइसिंग पावर्स के अंदर। फोर्थली उन्होंने बात की इकोनॉमिक कंडीशंस की। सो अगर इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्कस कर लें हम यहाँ पे, तो वो इसमें क्या ये रहे कि जो इकोनॉमिक है वो इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ का, मतलब कि पर कैपिटा इनकम जो है वो, और उसके अलावा जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का जो हालात हैं, वो एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट कर रहा है किस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट को और कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर्स को। फर्दर उन्होंने गवर्नमेंट को डिस्कस किया पॉइंट नंबर 5 में। तो पॉइंट नंबर 5 उन्होंने कहा ये कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि बेसिकली किसी भी मार्केट की, मतलब कि फ्री मार्केट इकनॉमी, जो उसकी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको किस तरीके से सेंट्रली प्लान किया जा रहा है, और उसमें जो है अफेक्ट, मतलब कि जो प्राइसिंग में किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है वो कैसे मतलब प्राइस को स्टेबल करने में अफेक्ट कर रही है। फर्दर ये कि पॉलिटिकल स्टेबल जो है वो इन्वायरमेंट कैसा है उनका, मतलब कि वो पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट में काम हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट जो प्राइस है वो किस तरीके से रिमेन जो है वो चल रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट प्राइस टेंड टू रिमेन स्टेडी। नेक्स्टली उन्होंने बात की है सोशल कंसर्न्स की। सो एड्रेस कर रहे हैं इसमें वो बेसिकली स्पेशल सेगमेंट्स को, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के या सोसाइटल कंसर्न्स को, जो मतलब कि प्राइस के बारे में जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और उन्हें क्रूशियल मतलब कि एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है उनके अकॉर्डिंग के, जो मतलब उनके जो ओपिनियंस है सीनियर सिटीजन्स के या जो सोसाइटल कंसर्न्स है वो। ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसमें वो अवॉइड कर रही हैं प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को, जो कि लीड कर रही है नेगेटिव परसेप्शंस को, मतलब कि वो एक्सप्लॉयटेशन की नेगेटिव परसेप्शंस को भी लेड कर रही है, क्योंकि वो मतलब कि इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं कुछ किस्म की प्राइसिंग को। फर्दर प्राइसिंग मेथड की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व हैं 3 पॉइंट्स इसके: वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब फर्स्टली डिस्कस कर लें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की बात करें तो ये जो मेथड है ये रिलाई करता है मतलब कि परसीव वैल्यू पे किसी भी प्रोडक्ट की, जो कि बायर के पर्सपेक्टिव पे इतना इंपॉर्टेंस है कि जितना वो सेलर की कॉस्ट पे अफेक्ट करता है। फर्दर उन्होंने ये बात की इसमें कि जो ये प्राइस हैं जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले, वो कैसे इसमें अफेक्ट कर रहे हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो है वो इंटेल्स करती है, डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को और उसके प्रोड्यूसिंग और उसकी जो सेटिंग है प्राइस बेस की उसको। सेकेंडली उन्होंने डिस्कस किया इसमें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। सो इसकी जो मतलब ये जो अप्रोच है उसमें डिटरमाइन करते हैं कि जो प्राइस को मतलब कंसीडर करते हैं उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व करके, मतलब कि उसकी जो प्रोड्यूसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है और जो सेलिंग है प्रोडक्ट की, उसके अलावा जो उसके रीज़नेबल रेट्स हैं, उनका जो रिटर्न है या फिर कोई भी एफर्ट है या कोई रिस्क है, उन सबको इन्वॉल्व करते हैं इसमें। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो है बेसिकली वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फर्स्टली प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके प्राइस सेट किए जाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये कैरी करता है मतलब डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स के, जैसे कि कस्टमर रिजेक्ट भी कर सकते हैं इस ऑफ़र को, या फिर जो उसके प्राइस इश्यूज़ हैं उसके साथ भी कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें इश्यू हो सकता है। थर्डली उन्होंने डिस्कस किया कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। सो इसमें उन्होंने मेथड, बेसिकली ये जो मेथड है ये सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है ये मेथड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब इसमें जो प्राइसिंग है वो डिटरमाइन करता है कि वो अडॉप्ट करे प्राइसिंग स्ट्रक्चर को जो कि कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि अब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो प्राइस यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस की मतलब जो रेंज है उसको फ्लक्चुएट करना। अब इसमें जो इन्वॉल्व है सेटिंग प्राइसेस में वो कॉम्पिटिटिव की स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व है, प्राइस इन्वॉल्व है, मार्केटिंग ऑफर्स और कॉस्ट वगैरह जो इसमें है वो इन्वॉल्व है। सेक्टर्स की बात कर लें तो इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रोसरीज वगैरह जो है वो मतलब एम्प्लॉय किए जाते हैं ऐसा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के तौर पर। फर्दर ये कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स में हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के, और उसके अलावा जो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग जो है वो एक फुट होल्ड है इस्टेब्लिशमेंट में।
नेक्स्टली अगर हम डिस्कस करें स्पेशल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट को, तो इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स बेसिकली दिए हुए हैं: गुड वैल्यू प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग एंड हाई लो प्राइसिंग। अब अगर गुड वैल्यू प्राइसिंग को देखें तो ये जो अप्रोच है ये सेट करती है प्राइस को, मतलब कि कस्टमर्स को, मतलब उनको रिसीव करती है कस्टमर्स की लाइक प्रोडक्ट को, मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं और उनके वैल्यूज़ क्या हैं प्रोडक्ट को लेके। और इस तरीके से जो है स्ट्रेटजी जो है ये बेनिफिट्स देती है कस्टमर्स को भी और फर्म को भी, मतलब जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है उसको। सेकेंडली उन्होंने बात की है इसमें एवरीडे लो प्राइसिंग की। सो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूज़ करती हैं मेथड्स, मतलब कॉन्स्टेंटली मेथड्स यूज़ करती हैं जो कि लो करती हैं प्राइस को एज़ कम्पेयर टू मार्केट। और इसके अलावा ये जो है बजट कॉन्शियस कस्टमर्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। हाई लो प्राइसिंग की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो कंबाइन करती हैं हाई प्राइस प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड वन के साथ, और फिर उसे ऑफ़र करती हैं, मतलब कि कैटर करती हैं कस्टमर्स को सेगमेंट्स में, मतलब डिस्काउंट्स देके जो हाई प्राइस की प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब को कैटर करके कस्टमर्स की तरफ सेल करती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को। सेकेंडली उन्होंने बात किया प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ की। सो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका। सो इसमें अब होता क्या है, इस पॉइंट में उन्होंने मार्केट स्किमिंग प्राइसेस की बात की, जिसमें कि जो इनिशियली चार्ज करते हैं वो हाई प्राइस को अपने इनिशिएटिव के लिए, उसके अलावा हाई एंड होता है और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिकवर करते हैं कॉस्ट को क्विकली, और उसके अलावा वो कैटर करते हैं वैल्यू सीकिंग कस्टमर्स को। सेकेंडली इसमें उन्होंने बात की है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। तो इसमें जो है वो सेट करते हैं कि लो इनिशियल प्राइस को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अलावा फिर इसमें मार्केट के जो शेयर्स हैं उन्हें इंक्रीज़ करते हैं और इनक्रेज करते हैं प्रोडक्ट के एडेप्शंस को। सेकंड इसकी जो स्ट्रेटजी है वो है प्रोडक्ट मिक्सिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब इसमें उन्होंने डिस्कस किए हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्टली उन्होंने डिस्कस किया इसमें प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब इसमें होता क्या है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में कि वो कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस सेगमेंट्स। उसके बाद वो कम्युनिकेट करते हैं उनकी क्वालिटी डिफरेंसेस को, जैसे कि सोप है या शैम्पू की एग्जांपल अगर आप ले लें। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें तो उसमें वो ऑफ़र करते हैं लो कॉस्ट बेस्ड प्रोडक्ट। उसके अलावा वो मतलब कि एक्सपेंसिव एसेसरीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब कि प्रिंटर, इंक की कैट्रिजेस वगैरह के बारे में। थर्डली उन्होंने डिस्कस किया कैपेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो इसमें जो प्राइस हैं प्रोडक्ट के वो डिपेंड करते हैं कि मतलब कि प्रोडक्ट की बेसिक्स पर। उसके अलावा इसमें वो सेट करते हैं लो क्राइटेरिया प्राइस का बेसिक प्रोडक्ट्स के लिए, उसके बाद वो हाई मार्जिन रखते हैं कैपेटिव प्रोडक्ट का। एंड फोर्थली उन्होंने इसमें डिस्कस किया बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो इसमें वो असाइन करते हैं मिनिमल चीज़ों को, मतलब कि प्रॉफिट जो है उनका सेकेंडरी मतलब कि एम होता है, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर। जो उनका प्रॉफिट है, मतलब जो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो फर्स्टली रखते हैं, और जो उनका प्रॉफिट है उसको वो सेकेंडली कंसीडर करते हैं। लास्ट वन है इसका प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। अब इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑफ़र बंडलिंग है, मतलब किसी प्रोडक्ट की उसे रिड्यूस करते हैं उसके प्राइस को और इंक्रीज़ करते हैं ओवरऑल सेल्स को, और फिर जो स्लो सेलिंग आइटम्स हैं उनको मूव करना स्टार्ट करते हैं इसमें। थर्ड इसकी बात कर लें प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी की। सो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके फर्दर। डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग जो है, इसमें जो है बेसिकली कस्टमर्स जो हैं लाइक वो ऑफ़र करते हैं रिडक्शंस कस्टमर्स को, मतलब जो प्राइस लिस्ट है उसमें वो रिडक्शन करते हैं। उसके अलावा अलाउ करते हैं अपने पार्टनर्स को वो ट्रेड कर सकें, स्टिमुलेट कर सकें सेल्स को। सेकेंडली बात कर ले सेगमेंट प्राइसिंग की। तो इसमें बेसिकली वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर्स के सेगमेंट्स पे बेस करता है ये सारा काम। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात करें तो इसमें वो यूज़ करते हैं स्लाइटली लोअर देन राउंड नंबर्स, और उसके अलावा जो है मतलब 9.99 वाला जो कॉन्सेप्ट है, या आप लगा लें कि 700 की अमाउंट है तो हम उसे 699 लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट का वो यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल तौर पर, जो कि एक परसेप्शन मतलब क्रिएट करती है सेविंग की।
उसके बाद इसमें उन्होंने बात की है प्रमोशनल प्राइसिंग की। सो इसमें वो टेम्परेरी लो करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए अपने प्राइसेस को लो करते हैं जब उनका कोई इवेंट या कोई सीज़न चल रहा है, कोई सेल बूस्ट अप करने के लिए। जियोग्राफिकल प्राइसिंग की बात करें तो इसमें वो जस्ट करते हैं प्राइस को जियोग्राफिकल रीजन्स पर बेस करते हुए, मतलब कि जो उनकी मतलब डेवलपमेंट कैसे है, डिस्टेंस एरिया क्या है, उस लिहाज से वो प्राइस को जो है वो डिस्कस करते हैं या मतलब मैटर करते हैं उनको। डायनामिक प्राइसिंग की बात करें तो उसमें वो अडैप्ट करते हैं प्राइसिंग जो कि इवेंट्स पे बेस करता है, टाइम पे और डिमांड पे बेस करता है। इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है लास्ट वन, उसमें वो बेसिकली ये कहते हैं कि डिटरमाइन करते हैं प्राइस को कंसीडर करते हुए कुछ फैक्टर्स को, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एक्सचेंज रेट्स हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ की। अब लास्टली पॉइंट है इसका प्राइस चेंजेस। तो प्राइस चेंजेस में भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस कर रहे हैं इसमें प्राइस कट्स को। प्राइस कट्स की बात कर लें तो वो रिड्यूस कर रहे हैं प्राइस को ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी, लाइक एक्सेस की जो कैपेसिटीज़ की वजह से वो प्राइस को जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मार्केट शेयर के एक्सपेंशन और जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर उसकी वजह से भी। फर्दर उन्होंने इसमें डिस्कस किया प्राइस इंक्रीज़ को। अब यहाँ पे जो प्राइस हैं वो रेज़ हो रहे हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, उसके अलावा इंक्रीज डिमांड की वजह से, मतलब जो डिमांड में इंक्रीजमेंट आ रही है उसकी वजह से, और जो कंप्लाई कॉन्सनट्रेट्स है, सप्लाई कॉन्सनट्रेट्स, उनकी वजह से भी। फर्दर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उन्होंने डिस्कस किया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बेसिक थीम ये है कि सेंट्रल प्लान वर्सेस फ्री मार्केट। अब जो सेंट्रल प्लान इकनॉमी है उसमें इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट कंट्रोल, उसके अलावा जो फ्री मार्केट है उसमें ऑपरेट करते हैं मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किया हुआ है प्राइस वर्सेस कॉस्ट को। जो प्राइस है वो कस्टमर पे करता है, वाइल जो कॉस्ट है वो कंपनी स्पेंड करती है क्रिएट करने पे किसी भी प्रोडक्ट को। थर्डली जो है इसमें सर्विस वेरिएबिलिटी की बात की है। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस वेरीज करती है, मतलब कि प्रोवाइडर्स की जो कि बेस करती है प्रोवाइडर्स पे, जैसे कि उसमें नेचर है, टाइम है, डिलीवरी मेथड्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बात की है लाइन फिलिंग वर्सेस लाइन स्ट्रेचिंग। अब जो लाइन फिलिंग है वो ऐड करती है आइटम्स को एक रेंज के अंदर, और जो लाइन स्ट्रेचिंग है वो एक्सटेंड करती है प्रोडक्ट्स को, मतलब लाइन रेंज में। मतलब लाइन फिलिंग एड्स आइटम्स विद इन अ रेंज, और जो लाइन स्ट्रेचिंग है एक्सटेंड करती है प्रोडक्ट्स लाइन रेंज में। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें उन्होंने बात की सोशल कंसर्न इन प्राइसिंग को। तो सोशल कंसर्न कंसीडर करते हैं अफोर्डेबिलिटी को किसी भी, मतलब कि इंटायर सोसाइटी में। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, इसकी जो म्यूज़ियम ऑफर करते हैं डिस्काउंट स्टूडेंट्स को और सीनियर्स को, उसको अगर आप देखें तो सोशल कंसर्न्स में काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग का इफेक्ट है इसमें। चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली उन्होंने टाइटल दिया हुआ है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जैसे कि प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है। फर्दर भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सो लेट्स डिस्कस। और फर्स्टली उन्होंने डिस्कस इसमें किया है प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्सिंग को। उन्होंने प्रमोशन को इनकम्पस किया, मतलब कि जो प्रमोशन है उसको वो इस तरीके से कहते हैं कि इनकम्पस करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को जो कि पर्सिव करती है कंज्यूमर्स को रिकोगनाइज करने में और परचेज करने में प्रोडक्ट्स को। अब बेसिकली इसमें उन्होंने आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें कि एडवर्टाइजिंग को अगर हम देख लें तो उसमें वो कहते हैं कि वेरियस मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है, या फिर इंटरनेट जो है वो मैसेज कन्वे करने का वाइडर ऑडियंस तक एक अच्छा सोर्स है। फर्दर उन्होंने इसमें बात की है पब्लिक रिलेशंस की बात कर लें इसमें, तो उन्होंने कहा है इसमें कि जो इस्टेब्लिश करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पब्लिक थ्रू मीडिया इवेंट्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद पर्सनल सेलिंग की बात की है। पर्सनल सेलिंग में अब होता क्या है कि वो इन्वॉल्व करते हैं सेल्स पीपल को, इंगेज करते हैं उन्हें पोटेंशियल कस्टमर्स को डायरेक्टली, और उसके अलावा वो एड्रेस करते हैं उनके नीड्स को, उनके कंसर्न्स को। उसके बाद सेल्स प्रमोशन को देख लें तो सेल्स प्रमोशन में उन्होंने कहा है कि वो ऑफ़र करते हैं इंसेंटिव्स लाइक डिस्काउंट्स, कूपन्स या कॉन्टेंट्स कोर्स के अलावा सैम्पल्स, जहाँ वो इनक्रेज करते हैं डिफरेंट इमीडिएट परचेजेस वगैरह को। अब इसमें उसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट दिया एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशंस का, जिसमें वो एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं
कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखें तो वो यूटिलाइज़ करते हैं विजुअल्स को, ऑडिटरीज को, उसके टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट करती है और मैसेज इन्फॉर्म करती है मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स तक। सेल्स प्रमोशंस जो है वो ऑफ़र करता है एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो कि बूस्टअप करता है सेल्स को, लिमिटेड टाइम में डिस्काउंट्स को, बाय वन गेट वन फ्री की जो डील्स लगती हैं उनको, या कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम है उसके बारे में। फर्दर ये उन्होंने बात की है इसमें कि सेल्स प्रमोशंस की बात होगी, पर्सनल सेलिंग की बात करें तो पर्सनल इंटरेक्शंस की बात की है उन्होंने कि मतलब जो सेल्स पीपल अब इंगेज करते हैं कस्टमर्स को वन ऑन वन कन्वर्जेशन में, मतलब फ़ेस टू फेस कन्वर्जेशन में, और उसके अलावा जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं उनकी नीड्स को, प्रोवाइड करते हैं मतलब उनको सॉल्यूशंस। फीडबैक का इसमें डिस्कस किया गया, डायरेक्ट इंटरेक्शन अलाउ करती है, इमीडिएट फीडबैक को एड्रेस करती है, कंसर्न्स को प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग में मतलब कि वो बिल्ड करती है बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को। हाई इम्पैक्ट की बात की है इसमें उन्होंने कहा है कि जो पर्सनल सेलिंग्स हैं वो हाई क्लोजिंग रेट होते हैं, उसके अलावा वो स्पेशली इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को जिसमें वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और सर्विसेज वगैरह जो वो यूज़ कर रही होती हैं। पब्लिक रिलेशनशिप्स की बात कर लें जो हमने लास्ट में भी बात की थी, तो अगर पब्लिक रिलेशनशिप्स को हम देखें फर्दर यहाँ पे भी डिस्कस किया गया फ्रॉम फ्रेंडली रिलेशनशिप थ्रू इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। सो इसमें अब उन्होंने कहा है पब्लिक रिलेशंस में कि वो इमेज बिल्ड करते हैं, मतलब कि जो पीयर एफर्ट्स हैं वो फोकस करते हैं कल्टीवेट करने में किसी भी पॉजिटिव पब्लिक इमेज को, मैनेज करती है वो क्राइसिस सिचुएशंस को, इन्हांस करती है क्रेडिबिलिटी को। उसके अलावा मीडिया रिलेशनशिप्स की बात की है जिसमें कि वो बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप जर्नलिस्ट के साथ, इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, हेल्प करते हैं मतलब उन्हें इंश्योर करते हैं फेवरेबल कवरेज में या ब्रांड मेंशंस में उनको हेल्प आउट करने के लिए। फर्दर उन्होंने इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप के बारे में बात की पब्लिक रिलेशंस में, जिसमें कि वो कहते हैं कि पार्टिसिपेशन या किसी भी इवेंट या स्पॉन्सरशिप की वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कनेक्ट करें और टारगेट करें अपनी ऑडियंस को पर्सनल लेवल्स पर। और उसके बाद उन्होंने इसमें डिस्कस किया डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग का पॉइंट। डिजिटल चैनल की बात करें तो वो उसमें कहते हैं कि वो यूटिलाइज़ करते हैं इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडियाज़ है, ईमेल मार्केटिंग है या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है। फर्दर उन्होंने बात की है इसमें कंटेंट मार्केटिंग की, तो कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग जो है स्ट्रेटजी है एक और जो कि क्रिएट करती है वैल्यूएबल रेलिवेंट कंटेंट, मतलब क्रिएट करिए जो कि इंगेज कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं मतलब, और इसके अलावा वो टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, इस्टेब्लिश कर रहे हैं ब्रांड को एज ए इंडस्ट्री अथॉरिटी के तौर पे। फर्दर देख लें तो उन्होंने उसके अलावा इसमें बात की है इसी वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा साइड पर करके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का, IMC स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशंस में IMC का। इसमें वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी की बात की जिसमें IMC इंश्योर करता है मैसेज को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, मतलब अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स वो एक मैसेज को इंश्योर करता है कि वो कंसिस्टेंट है और उसके अलावा वो अलाइन कर रहा है ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ। यूनिफाइड इमेजेस के बारे में इसमें डिस्कस किया, मतलब जितने भी कम्युनिकेशन मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं कोहेसिव ब्रांड आइडेंटिटी को, उसके अलावा वो स्ट्रेटनिंग करते हैं ब्रांड की रिकॉग्निशंस को और उसकी लॉयल्टीज़ को। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया है इसमें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब अगर इस स्टेप की बात कर लें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की, तो इसमें बेसिकली बात करें कि टारगेट करते हैं वो ऑडियंस को, मतलब वो स्पेसिफिक ऑडियंस के सेगमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं। लाइक यू वांट टू रीच विद योर मैसेज, मतलब कि जो आप मैसेजेस कहीं पहुंचाना चाहते हैं उसको अप्रोच कर रहे हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन गोल्स हैं जैसे कि वो सेट कर रहे हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के फॉर व्हाट यू वांट योर कम्युनिकेशन एफर्ट्स टू अचीव, जैसे कि इसमें रेजिंग अवेयरनेस है किसी भी बारे में, लाइक कोई ड्राइविंग सेल है या कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मीडिया सिलेक्शन की बात करें तो इसमें वो चूज़ करते हैं, अब इसी पॉइंट में मीडिया सिलेक्शन का पॉइंट भी है जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ मीडिया चैनल्स को, मतलब कि जो आपकी सिलेक्शन है किसी भी अप्रोप्रिएट मीडिया को लेके, जैसे कि टीवी है, रेडियो, सोशल मीडिया या कुछ भी जो कि इफेक्टिवली आपकी टारगेट ऑडियंस को जो है वो टारगेट करे। और उसके बाद उन्होंने इसमें AIDA का मॉडल दिया है। अब इसको हम डिस्कस कर लें AID का मॉडल को। तो इसमें बेसिकली उन्होंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन, सेकेंडली इंटरेस्ट,
थर्ड वन डिज़ायर एंड फोर्थ वन एक्शन। अब इंटेंशंस में वो कहते हैं कि जो अट्रैक्ट करना है ऑडियंस के टेंशन्स को कंपेल करके विजुअल्स को या हेडलाइंस या किसी भी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशंस के थ्रू। इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें वो एंगेज करते हैं ऑडियंस को हाईलाइट करके बेनिफिट्स और सॉल्यूशंस को रेजोनेट करके उनकी नीड्स के साथ। डिज़ायर की बात करें तो वो क्रिएट करते हैं एक डिज़ायर प्रोडक्ट की और सर्विस की शोकेस करके उसकी वैल्यूज़ को जिसके एडवांटेजेस हैं उनको। फर्दर वो कहते हैं कि एक्शंस में वो प्रमोट करते हैं ऑडियंस को, मतलब कि वो लाइक प्रमोटिंग द ऑडियंस टू टेक एक्शंस, मतलब कि वो ऑडियंस को प्रमोट कर रहे हैं कोई एक्शन, जैसे कि वो कोई परचेज़ मेक करें या किसी भी मतलब प्रोडक्ट के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो गेन करना चाहें। नेक्स्टली उन्होंने बात की है रैशनल इमोशनल एंड मॉरल मैसेजेस। अब बेसिकली अगर रैशनल की बात करें तो रैशनल जो है वो एक मतलब कि फैक्ट्स एंड फिगर या रीज़न बेस्ड अप्रोच को हम कहते हैं। अब रैशनल में उन्होंने कहा है कि फोकस करते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे, फीचर्स पे, बेनिफिट्स पे। उसके अलावा वो अपील करते हैं कंज्यूमर्स के कि वो प्रैक्टिकल नीड्स और डिसीजन मेकिंग्स में उनकी हेल्प आउट करें। इमोशनल की बात कर लें नेक्स्टली तो इमोशनल्स में वो कहते हैं कि वो इवोक करते हैं फीलिंग्स को, कनेक्शंस को, और वो स्टोरी टेलिंग मतलब करके क्रिएट करते हैं एक मॉरल इमोशन या एक मॉरल बॉन्ड ब्रांड के साथ। मॉरल थर्ड वन है मॉरल मैसेजिंग। सो इसमें वो एम्फोसाइज करते हैं एथिकल कंसिडरेशंस को, ट्रूथफुलनेस को किसी भी कस्टमर की, उसे इंश्योर करते हैं कि वो जो मैसेज अलाइन कर रहे हैं वो कंपनी को मतलब वैल्यूएबल है, ट्रस्टेबल है, उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह। फर्दर उन्होंने इसमें डिस्कस किया है पुश स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी। अगर हम पुश स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंसेंटिवाइजिंग इंटरमीडिएटरीज, मतलब कि उसमें रिटेलर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, और मतलब कि वो एंड कंज्यूमर्स बनाते हैं। और अगर पुल की बात करें तो उसमें वो टारगेट करते हैं कंज्यूमर्स को डायरेक्टली थ्रू एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स। उसके अलावा वो उन्हें ड्राइव करते हैं कि वो एक्टिवली सीख करें, मतलब इन्फॉर्मेशन लें या प्रोडक्ट को वो परचेज़ करना स्टार्ट करें। फर्दर इसमें बात की है उन्होंने रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की। सो रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग जो है इसमें उन्होंने उसे डिस्कस इस तरीके से किया है कि इसमें सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, एथिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, और उसके अलावा इसमें ब्रांड रेपुटेशन का जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व करते हैं कंसीडर करने में किसी भी बॉर्डर सोसाइटल एफर्ट्स को, मतलब मार्केटिंग एक्शंस में इंश्योर करते हैं उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस को कम्युनिटीज़ में और इन्वायरमेंट में। फर्दर ये कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, मतलब वो फोकस करते हैं ट्रांसपेरेंट पर, ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस पर, अवॉइड करते हैं वो मिसलीडिंग क्लेम्स को और हार्मफुल एक्शंस को। ब्रांड रेपुटेशंस में आ जाता है रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग करते हैं जो कि इन्हेंस करती है ब्रांड की रेपुटेशन को, फोस्टर करती है रियलिटी को और सोशलिटी कॉन्शियस को भी, बेसिकली जो है वो कंज्यूमर्स को भी अमंग करती है। नेक्स्टली इसमें उन्होंने डिस्कस किया है मैस मीडिया के बारे में। सो अगर मैस मीडिया को देख लें तो उसमें उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया, वीडियो मीडिया और न्यूज़ मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह आते हैं। वीडियो मीडिया में जो टेलीविज़न या मूवीज़ वगैरह वो इंगेज करते हैं व्यूअर्स को। वॉइस मीडिया में ब्रॉडकास्ट होते हैं जैसे कि रेडियो आ गया, और जो न्यू मीडिया उसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स वगैरह इंक्लूड है हमारे। अब फर्दर इसके कुछ मेथड्स हैं, बजट एलोकेशन मेथड्स, जिसके बारे में उन्होंने लास्टली डिस्कस किया है यहाँ पे। सो इसमें कॉम्पिटिटिव पार्ट्री आता है, अफोर्डेबल बजट आता है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क आता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स आता है। अब जो कॉम्पिटिटिव पार्ट्री है वो सेट करता है बजट बेस, मतलब कि जो कंपटीशन स्पेंड कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्पेंड कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, जो बजट स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिस्कस करते हैं। अफोर्डेबल बजट जो है वो एलोकेट करता है फंड्स को जो कि बेस होते हैं उनकी कंपनी पे, जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और उसकी लाइक लिमिट भी हो सकती है उनकी जो कंपेन्स हैं उनकी। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड्स की बात कर लें फर्दर, सो इसमें वो कहते हैं कि वो अलाइन करते हैं बजट को स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस के साथ, गोल्स के साथ, टास्क के साथ, और इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस को। और लास्टली उन्होंने बात की है परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड जो है उसमें वो बेसिक डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो
बजट है उसकी परसेंटेज सेल क्या, उसके अलावा फोकस करें जनरेट करने पे सेल्स की ग्रोथ को थ्रू एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स है। बेसिकली इसमें जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स है इस पूरे चैप्टर में वो ये कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसके अलावा जो बिज़नेस है वो किस तरीके से स्ट्रेटजीज़ को इफेक्टिवली रीच कर रहा है, उन्हें अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज कर रहा है, कैसे वो अपनी जो है मतलब ब्रांड की क्वालिटी को बिल्डअप कर रहा है, अपने जो बिज़नेस है उसे ग्रोथ करवा रहा है। लास्टली उन्होंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें जो बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्ट है वो एक फंडामेंटल एलिमेंट है, उसके अलावा जो इंटायर मार्केटिंग मिक्स है वो उससे मतलब कि क्रिएट करती है, डेवलप करती है, डिलीवर करती है एक प्रोडक्ट को, और उसके अलावा वो फुलफ़िल करती है कस्टमर की नीड्स को। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें, सो हाउ वी इंक्रीज़ और इन्हेंस द कंटेंट मार्केटिंग। सो इसमें वो कह रहे हैं कि जो बूस्ट कंटेंट मार्केटिंग है उसके थ्रू जो हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएशंस होती हैं जो कि ट्रेलर करती हैं कंटेंट को ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा SEO स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाएँ, एम्प्लॉय डाइवर्स फॉर्मेट्स यूज़ किए जाएँ, जैसे कि वीडियोज़ हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, या फिर शेयर किए जाएँ जो रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं रिगार्डिंग दिस। चैप्टर नंबर 11 का बेसिक टाइटल है प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब इसमें जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसमेंट के फर्स्ट ही डिस्कस किया उन्होंने। अब इसमें कहा उन्होंने कि जो प्लेसमेंट है वो 3rd P है मार्केटिंग मिक्सिंग में। अब वो इंश्योर करता है जो प्लेसमेंट है कि वो कैसे इफेक्टिवली जो है एफिशिएंट अवेलेबिलिटी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जो कि कस्टमर्स के थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस में चैनल्स और इंटरमीडिएट्स में यूज़ होता है। रिटेलर्स के बारे में बात की है, होलसेलर्स हैं, उसके अलावा जो है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स वर्किंग टुगेदर, कैसे मतलब कि वो इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, जो उनके नेटवर्क्स हैं, उसके अलावा जो है वो किस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं बायर्स के साथ और इंश्योर कर रहे हैं इजी एक्सेस के प्रोडक्ट को मतलब के मार्केट में टारगेट करने के लिए। फर्दर पार्टनर्स इन वैल्यू सिस्टम की बात करें तो वो मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है वो कंप्राइजेस करा सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसके अलावा कस्टमर्स को पार्टनरिंग करने में, उसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस पे डिलीवर करने में प्रोडक्ट्स कस्टमर तक। उसके अलावा जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में वो बात कर रहे हैं बेसिकली इसमें 2 पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें डिस्कस किया कि जो पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से वैल्यू सिस्टम चला रहे हैं। इसमें अपस्ट्रीम पार्टनर इन्वॉल्व हैं जो कि रॉ मटेरियल और जो पार्ट सप्लायर्स है उसको डिस्कस करें। डाउन स्ट्रीम्स हैं जो पार्टनर फोकस कर रहे हैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस पे। इसके अलावा वो चैनल्स को डायरेक्टली मतलब कि किस तरीके से कस्टमर्स तक चलाना है और किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर इसमें उन्होंने बात की है शॉर्टली इसमें बात की, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डीपली बात की है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स की। सो अगर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स को लें हम, सो इसमें उन्होंने कहा है कि जो नेटवर्क्स हैं जो नेटवर्क है वो सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर्स को कोलैबोरेट करें डिलीवर करने में फाइनल प्रोडक्ट हो मतलब कस्टमर्स तक, उससे वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कह सकते हैं। उसके अलावा वो कंसिस्ट करते हैं अपस्ट्रीम पार्टनर्स पे और डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स पे, जो कि दोनों जो पार्टनर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रोसेस को। जैसे मैंने पहले बताया कि जो अपस्ट्रीम पार्टनर्स हैं वो इन्वॉल्व होता है रॉ मटेरियल में और पार्ट सप्लायर करने में। उसके अलावा जो डाउनस्ट्रीम पार्टनर है वो इन्वॉल्व होता है फोकस करने में मार्केटिंग पर, डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्ट्स हैं टुवर्ड्स द कस्टमर। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया है इसमें इंटरमीडियरीज के बारे में। सो इसमें वो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने इसमें मेंशन ये किया है कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो एजेंट्स हैं ब्रिंग करने के एक्सपर्टाइज तक प्रोडक्ट डिलीवरी को। उसके अलावा वो मैच करते हैं कस्टमर्स की वांट्स को विद देयर प्रोड्यूसर्स ऑफरिंग। उसके अलावा वो मतलब वो टाइम को कैसे मैनेज करना है उनको देखते हैं, प्लेस और जो है उसका पोजीशन गैप्स उनको भी मैनेज करें। इंटरमीडिएट्स के अलावा रिड्यूस करें नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट को, मतलब जो कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के दरमियान में जो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं जो रिक्वायर है उनको भी वो कम करते हैं। उसके अलावा वो लोअर करते हैं कॉस्ट को और सेव करते हैं टाइम को। फर्दर उन्होंने बताया है हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यूज़। अब इसमें बेसिकली उन्होंने इस टेबल में डिस्कस ये किया है जो उन्होंने लास्ट एक्सप्लेनेशन दी है उसमें उन्होंने ये बताया
कि जो चैनल मेंबर्स हैं वो मतलब किस तरीके से ऐड करते हैं वैल्यूज़ का, वो ऐड करते हैं थ्रू इन्फॉर्मेशन मैचिंग करने से, कॉन्टैक्ट करने से, नेगोशिएशन से, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन से, फाइनेंसिंग से या रिस्क टेकिंग से। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो मैनेज करते हैं वेरियस फ्लोज़ को, जैसे कि फ़िज़िकल फ़्लो ऑफ प्रोडक्ट है, ओनरशिप है, पेमेंट है, इन्फॉर्मेशन वगैरह को भी वो मैनेज करते हैं। चैनल मेंबर्स जो हैं वो ऑल्सो जो है वो अरेंज करते हैं फाइनेंसिंग्स को प्रोड्यूसर्स के, उसके अलावा वो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट्स में। नेक्स्टली उन्होंने बात की है मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फ्लोज की। सो इसमें भी एक टेबल दिया गया जिसको उन्होंने डिस्कस किया फर्दर यहाँ पे डिटेल्स में। सो इसको उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फ्लोज है उसमें वो कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो जो है वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और वो इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी दूसरे इंटरमीडिएट्स के साथ, लाइक वो रिटेलर्स भी हो सकते हैं। मतलब ए या बी दो ऑप्शन है, जो ए है वो डायरेक्ट है और जो बी है वो रिटेलर्स हैं। और इसमें जो वो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिंगल और मल्टीपल चैनल्स यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, अडेप्ट करने के लिए डिजिटल एजेस, जैसे कि वो डिजिटल मतलब सोर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी चेंजिंग डायनामिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्वॉल्व करती है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है पार्टनर्स का जिसमें वो प्रोसेस करते हैं और इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की रीचमेंट को कंज्यूमर्स तक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। फर्दर जो है इसमें मार्केटिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया। मार्केटिंग चैनल जो है वो कंसिस्ट होता है फर्म्स के पार्टनरिंग पे, जिसमें उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा जो दोनों मतलब ईच जो है वो चैनल्स हैं वो हर चैनल अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में। उसके अलावा जो है वो रेंज मतलब के जो है इन रोल्स की वो प्रोडक्शन से लेके होल सेलिंग तक है, डिस्ट्रीब्यूशन तक है। फर्दर इसमें उन्होंने बात किया है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें अब उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो इंडिपेंडेंट चैनल मेंबर्स होते हैं इसमें, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, फर्दर जो है ऑपरेट सेपरेटली करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बिना। उसके अलावा वो सर्व करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स को। सेकेंडली है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम वीएमएस। सो वीएमएस में उन्होंने डिस्कस ये कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मतलब कि इंक्लूड करते हैं कॉर्पोरेट चीज़ों को, और उसके अलावा जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, एड उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस है, और वीएमएस जो है वो इंटीग्रेट करते हैं स्टेजेस को अंडर सिंगल ओनरशिप, जो कि यूनिफाइड करते हैं चैनल लीडरशिप्स को। इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं: कॉर्पोरेट मार्केटिंग सिस्टम, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब इसमें जो है इसका फर्स्ट पॉइंट कॉर्पोरेट मार्केटिंग सिस्टम, उसमें उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस को डिस्कस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक सिंगल एंटिटी से ऑन की जाती है उसके बारे में बात की है। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस जो है उसमें फर्म्स जो है वो यूनाइट करती हैं डिफरेंट लेवल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इकोनॉमिक सेल्स स्केल पर। फर्दर उन्होंने बात की है एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस की। सो इसमें उन्होंने कहा है कि जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं चैनल मेंबर्स को, जो कि बेस करते हैं साइज और पावर पर। फर्दर है इसमें हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की एक टाइप दी हुई है। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लें तो वो कहते हैं कि जो कंपनीज एट द सेम लेवल पे कोलैबोरेट करती हैं, लीवरेज रिसोर्सेज होते हैं, उसके अलावा वो क्रिएट करते हैं सिनर्जी और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी। फर्दर इसमें है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर आप कह लें हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। सो इसमें उन्होंने कहा है कि जो फर्म्स हैं वो इस्टेब्लिश करती हैं मल्टीपल चैनल्स को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स को इन्हेंस करती हैं। वो सेल्स को कंबाइन थ्रू द कॉम्बिनेशन एफर्ट्स, मतलब कि जो एफर्ट्स कंबाइन करते हैं उसके थ्रू अपनी जो सेल्स हैं उनको इन्हेंस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा जो चैनल डिज़ाइन करते हैं उसमें एनालिसिस करते हैं, कस्टमर की नीड्स को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंसेस को। बेसिकली इसमें डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन है चैनल में जो कि इन्वॉल्व करता है कंसीडरिंग फैक्टर्स, जिससे कि कस्टमर नीड्स एंड चैनल ऑब्जेक्टिव अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं, या एवेल्यूएशन ऑफ इंश्योर टू इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, और प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्टली उन्होंने डिस्कस किया इसमें टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। बेसिकली 3 टाइप्स बताई उन्होंने: इंटेंसिव, एक्सक्लूसिव और सिलेक्टिव। इंटेंसिव जो है वो कहते हैं कि उसका जो मेन एम है वो ये है कि प्रोडक्ट को वाइडली अवेलेबल बनाए थ्रू मल्टीपल आउटलेट्स और चैनल्स के थ्रू। उसके अलावा वो कन्वीनियंस गुड्स हो उसमें, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, और इंश्योर करें कि कस्टमर जो है वो इनकाउंटर करेंगे उन प्रोडक्ट को कहीं पर भी, एवरीवेयर।
सेकेंडली उसमें डिस्कस किया उन्होंने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें उन्होंने कहा है कि इन्वॉल्व करती है कि एग्रीमेंट को रिटेलर के गेन को, उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं किसी भी सप्लायर के कैरी करने में प्रोडक्ट्स को, उनको जोग्राफिकल एरिया के अंदर, मतलब कि इसमें जोग्राफिकल एरिया बहुत मैटर करता है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो कॉमन जो है स्पेशलिटी है गुड्स की, उनको सर्टेन करना, मतलब उनको मतलब जैसे कि कार डीलरशिप है या किसी भी किस्म के ब्रांड के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं उनके बारे में। और लास्टली जो है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी है ये फॉल करती है इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में। इसमें जो यूज़ है मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट्स है जो कि बेस करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे। उसके अलावा ये सूटेबल है शॉपिंग के लिए गुड्स लाइक एप्पल और किसी भी किस्म की जो एक्सेसरीज़ हैं उनके बारे में। और जो लास्टली उन्होंने पॉइंट है इसमें एक और पॉइंट, वो है चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस का। इसमें उन्होंने 4 किस्म के प्रोसेसेस को डिस्कस किया है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सिलेक्टिंग चैनल मेंबर। सो सिलेक्टिंग चैनल मेंबर में उन्होंने बात ये की है कि ये केयरफुली चूज़ करता है चैनल मेंबर्स को जो कि बेस करते हैं उनकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर, उसके अलावा डिज़ायर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ पर। सेकेंडली उन्होंने बात किया मैनेजिंग चैनल मेंबर्स की। सो इसमें ऑनगोइंग मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल है, एसेंशियल इन टर्म्स लाइक यू कैन से कि जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली वो ऑपरेट नहीं करते एग्जैक्टली इंटेंडेड चीज़ों को, वो रेगुलर कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं जो कि नेसेसरी चीज़ है। और थर्डली जो है मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स, इसमें वो प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स जो कि चैनल मेंबर्स हैं वो कीप अप करते हैं, और मतलब उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो है वो सारे रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट रहें और लॉयल रहें, जिससे कि जो है वो लाइक फ्री प्रोडक्ट्स और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलते हैं जिससे कि वो अच्छा काम करते हैं। और लास्टली है इसमें एवेल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स को। सो इसमें वो कह रहे हैं कि रेगुलरली असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ चैनल मेंबर्स एंड द इफेक्टिव ऑफ द चूजन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि वो रेगुलरली असेस करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को, मतलब चैनल मेंबर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उसको, उसके अलावा वो इसमें इफेक्टिवली जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ को चूज़ करते हैं। अब इसमें अगर ओवरऑल चैप्टर में देखें तो इसमें हमने बात की मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस के, मतलब कि सिलेक्टिंग करना, मैनेजिंग करना, मोटिवेट कैसे करना है, उसके अलावा वैल्यूएट करना चैनल्स को, और उसके अलावा जो क्रिटिकल सक्सेस है प्रोडक्ट को किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में वो, और ये इंश्योर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज जो है वो अलाइन करें किसी भी कंपनीज़ के गोल के साथ और इफेक्टिवली रीच करें अपने